ग्रामीण महिला विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल GMB एकलव्य पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय इतिहास पाठ 5 उपनिवेशवादी आक्रमण। उसमें आपने देखा सिलेबस को, तो सिलेबस में देखा कि अपने और टॉपिक कट चुके हैं, केवल एक ही टॉपिक अपने सिलेबस में बचा है, 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण और परिणाम। बच्चों, 1857 की क्रांति इतना इम्पोर्टेंट है, पहले भी इसमें से 5-6 नंबर के प्रश्न आते थे। अब भी ये 5 नंबर का ये टॉपिक है, 5 नंबर के प्रश्न इसमें से आएंगे। तो कारण, असफलता के कारण, परिणाम, इनमें से अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। तो 1857 की क्रांति को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 1857 क्रांति हुई तो किसके विरुद्ध हुई थी? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी व्यापार करने, जिसने बाद में धीरे धीरे प्रशासन में अपना जड़ें जमा ली थी, वो कब आई थी भारत में? 1600 ईस्वी में। 1857 की क्रांति हुई तब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। उस समय दिल्ली का सम्राट जो मुग़ल सम्राट था, जो मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शासक था, वो कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। यानी जब मेरठ से 1857 की क्रांति चालू हुई थी मंगल पांडे के उसमें, तो उन्होंने दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफ़र से आग्रह किया कि तुम्हें मैं नेतृत्व प्रदान करो। बहादुर शाह जफ़र ने नेतृत्व प्रदान किया और दिल्ली पर अधिकार किया। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल का फूल और रोटी। यानी 1857 क्रांति के जो थे वो कैसे पहचानते थे कि ये हमारे मित्र है, दुश्मन है? तो कमल का फूल व रोटी दोनों जो भी दिखाते थे, उससे पता चलता था कि यह हमारे समर्थक हैं। और उस समय ब्रिटिश सेनापति थे कैंपबेल। अब 1857 की क्रांति किन कारणों से हुई? 1857 की क्रांति के लिए कारण देखते हैं हम, तो राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और सैनिक कारण। यानी 1857 क्रांति के लिए सभी तरह से कारण उत्तरदायी थे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक सभी। एक तत्कालीन कारण था। तत्कालीन कारण आप सभी को पता है कि उस समय जो उनको राइफ़ल दी गई थी, एनफील्ड राइफ़ल, उसमें यह अफवाह थी कि भाई इसमें जो जो इसके उसके को जो खोलते हैं, उसको मुंह से खोलते हैं, और उसको मुंह से खोलने में उस गुंटी में क्या लगा होता है? गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है। और हिंदू धर्म में इसका निषेध होता है। तो यह कारण तात्कालिक बना। तो हम सबसे पहले आते हैं राजनीतिक कारण में। राजनीतिक कारण में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। यानी लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सहायक संधि की शुरुआत की। अब सहायक संधि की शुरुआत में क्या होता था कि भाई एक तो संधि में ये शर्त थी कि भाई है ना, वो जो भारतीय जो रियासतें थी उनको अंग्रेजी सेना रखनी पड़ेगी खुद के स्वयं के खर्चे पर। अंग्रेजों का जो दुश्मन होगा वो उनका दुश्मन होगा, उनका मित्र होगा जो उनका मित्र होगा। तो इन ऐसी संधि से क्या हुआ? अंग्रेजी शासन को बल प्रदान हुआ। अंग्रेजी शासन को की सैनिक स्थिति सुदृढ़ हुई। फिर दूसरा कारण है लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत। अब व्यक्तिगत सिद्धांत क्या होता है? जिसको हम कहते हैं गोद निषेध प्रथा। क्या कहते हैं? गोद निषेध प्रथा। अब हिंदू धर्म में एक परंपरा होती है कि किसी के लड़का नहीं है तो उसके है ना, वो किसी पुत्र को, किसी रिश्तेदार या किसी के पुत्र को गोद ले लेता है और वही उसका उत्तराधिकारी घोषित होता है। तो लॉर्ड डलहौजी ने
अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जिसके भी राजा के अपना पुत्र नहीं उसके साम्राज्य को तो अपने अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाए। इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत की शुरुआत की। इसी के तहत सतारा, अवध, झांसी, नागपुर आदि रियासतों को अपने शासन में मिलाया, अपने साम्राज्य में मिलाया। तीसरा है भारतीय जमींदारों के साथ अपमानजनक व्यवहार, यानी भारतीय जो जमींदार थे उनके साथ ये क्या करते थे, अंग्रेज लोग अपमानजनक व्यवहार करते थे। इनसे इनकी भूमि को छीन कर लेते थे और उससे क्या होते थे, जमींदार नाराज हो गए थे। अकाल पड़ने पे भी उनसे ज़बरदस्त लगान लिया जाता था। चौथा पॉइंट है अपना मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड यानी बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार। तो जो भारतीय मुसलमान थे वो अंग्रेज़ों से इस कारण से भी नाराज़ थे कि उनका बहादुर शाह जफर के प्रति व्यवहार सही नहीं है, अपमान करते हैं उनके। तो बहादुर शाह की मृत्यु के बाद बादशाह पद को ही समाप्त करने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा कर दी कि भाई बादशाह पद नहीं होगा, कोई भेंट देना बंद कर दिया, सिक्कों से बादशाह को नाम हटाने कर दिया। तो ऐसी व्यवस्था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। मैंने शुरू में आपको बताया कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग के द्वारा बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक कारण भी महत्वपूर्ण रहा 1857 की क्रांति के लिए। यानी हिंदुओं को तो नाराज करा ही अंग्रेजों ने, इससे मुस्लिम समुदाय भी इससे नाराज हुआ। अंग्रेजों की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, यानी अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था थी वो क्या थी, दोषपूर्ण थी। यानी वो तो क्या चाहते थे, केवल भारतीय उनको खाली एक वो काम करने वाला मिलना चाहिए, उनको कोई सुविधा नहीं होती थी। जो अंग्रेजों की जो न्याय व्यवस्था थी उसमें भी भ्रष्टाचार व्याप्त था। भारतीयों के लिए अलग न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों के लिए अलग न्याय व्यवस्था थी, अलग नियम थे। इसलिए उससे अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था से भारतीय संतुष्ट नहीं थे। और 1833 के चार्टर एक्ट में भी स्पष्ट उल्लेख था कि धर्म, जाति, रंग, वंश आदि के आधार पर सैन्य, अनैच्छिक सभी सार्वजनिक सेवाओं में बिना भेदभाव नियुक्ति दी जाएगी। परंतु ऐसा उन्होंने इस नीति का पालन नहीं किया और उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों के लिए ही वो सुरक्षित रखते थे। यानी उच्च पदों पर नियुक्त केवल किसको करते थे, अंग्रेजों को ही नियुक्त करते थे। सातवां पॉइंट है लॉर्ड कैनिंग की घोषणा। लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि भाई बादशाह पद नहीं होगा, बादशाह सिक्कों में बादशाह का नाम नहीं होगा और उनको कोई भेंट नहीं दी जाएगी। ऐसी घोषणाओं से क्या हुआ, भारत का हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय से नाराज हो गए अंग्रेजों से। ये हमारे 7 पॉइंट क्या रहे, राजनीतिक कारण रहे। अब बेटा उंगली पे आपको याद होना चाहिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत, जमींदारों के साथ अपमानजनक व्यवहार, बहादुर शाह सेकंड के साथ अपमानजनक व्यवहार, अंग्रेजों की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों को नियुक्त करना और लॉर्ड कैनिंग की घोषणा। ये सब क्या है, राजनीतिक कारण। अब हम आते हैं आर्थिक कारणों पर। अब हम किस पे आते हैं, आर्थिक कारण। यानी आर्थिक कारण भी 1857 की क्रांति के लिए महत्वपूर्ण रहे। यानी अब आर्थिक शोषण में है ही कि भारतीय से जो कच्चा माल था, जिसे भारतीयों का आर्थिक शोषण है सबसे पहला पॉइंट। तो इनकी ऐसी नीतियाँ होती थी कि ये भारतीयों से जो कच्चा माल है वो तो ये कम दामों में भारतीयों से खरीद लेते थे और तैयार माल भारतीयों को ज़्यादा मूल्य में देते थे। तो इससे इनका क्या होता था, भारतीयों में असंतोष की भावना पैदा हुई। भारत में आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं थी, अंग्रेजों की शोषण नीति ने उनको नष्ट कर दी। अंग्रेजों की जो भू राजस्व पद्धतियाँ थी उससे भी कृषकों का कारण बनी। भू राजस्व की अधिकता और वसूलने में सेना का सहारा लेना पड़ता था। यानी अंग्रेज भू राजस्व को जो वसूलते थे उसमें किसका सहारा लेते थे, सेना का भी सहारा लेते थे। अंग्रेजों के कठोर भू राजस्व व्यवस्था। अब कठोर भू राजस्व व्यवस्था हो गई नहीं कि अकाल पड़ रहा है तब भी जबरदस्ती उनसे लगान वसूल कर रहे हैं और उसमें सेना का भी साथ ले रहे हैं।
उद्योग धंधों को नष्ट करना। उद्योग धंधों यानी जैसे अपने कपड़े का व्यापार का देखें तो भारत से जो कच्चा सूत है वो तो है ना, वो अपने वहाँ इंग्लैंड भेज देते थे। इंग्लैंड में निर्यात शुल्क बहुत कम लगाते थे, और इंग्लैंड से जो तैयार माल आता था उस पर आयात शुल्क ज़्यादा लगाते थे। यानी भारतीयों का जो बुनकरों का उद्योग था, हथकरघा का उद्योग था, वो संतुलन नष्ट हो गया। निर्यात कर की अधिकता, मैंने आपको बताया भी कि जो निर्यात कर था उस पर अधिक वो लगाते थे वो, यानी वहाँ से जो सामान आता था उस पर ज़्यादा, भारत से जाता था उस पर कम। भारतीय धन का लगातार निष्कासन, यानी अब इन कारणों से क्या हो रहा था, भारत का जो धन था वो कहाँ जाता। अब जब माल कम पैसों में आएगा, ज़्यादा माल में जाएगा, तो भारत का पैसा विदेशों में जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। इंग्लैंड से जो माल बाहर आता था ऊपर बहुत कम आयात शुल्क लगता था। 71% तक कर लिया जाता था। इंग्लैंड से जो तैयार माल आता था उससे कितना प्रतिशत कर लिया जाता था, 71% तक। फिर है हस्तकला उद्योग नष्ट होना। अब जो सारी नीतियाँ थी, जो भारत में जो बुनकर उद्योग था, जो जुलाहे होते थे, उनके सबके उद्योग नष्ट हो गए। फिर हम आते हैं सामाजिक कारण पर। किस पे आते हैं हम, सामाजिक कारण पर। तो सामाजिक कारण आपका राजनीतिक कारण के साथ मिल रहा है, भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार। क्या है, भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार, यानी अंग्रेज क्या करते थे, भारतीयों के साथ जाति भेद की भावना से उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे, रंग के आधार पर भेदभाव करते थे। रेलवे की प्रथम श्रेणी में भारतीयों के लिए है ना यात्रा वर्जित थी। ऐसी कई नीतियाँ थी, जैसे होटल क्लबों में भारतीयों का प्रवेश वर्जित था। पाश्चात्य शिक्षा नीति से असंतोष, यानी दूसरा पॉइंट क्या है, पाश्चात्य शिक्षा नीति से असंतोष। यानी पाश्चात्य शिक्षा नीति थी, उससे क्या हुआ, भारतीय जन अस्तित्व हो गया। उनको अलग तरह से उसके हिसाब से उनका उद्देश्य यही तो होता था केवल कि केवल लिपिक प्राप्त करना है, काले अंग्रेज तैयार करना है। उन्हें कोई ज़्यादा सुविधा नहीं थी, उच्च पदों पर उनको नियुक्ति नहीं किया जाता था भारतीयों को। तो स्थानीय लोगों में गुलामी की मानसिकता तैयार करने के लिए इतिहास का अपने अनुकूल लेखन करवाया। आर्य आक्रमण, मूल निवासी, आर्य द्रविड़ जैसे भेद खड़े के इन बातों से भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त हुआ। अब चौथा पॉइंट है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में आता है ईसाई धर्म को प्रोत्साहन। हिंदू उत्तराधिकार नियमानुसार कोई भी धर्मांतरण करने पर प्रत्यक्ष से वंचित नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा प्रत्यक्ष संपत्ति संबंधी कानून बनाए गए, जिसमें ईसाई बनने पर वो प्रत्यक्ष संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं होता था। तो हो गया इस नीति के तहत ईसाई धर्म को प्रोत्साहन। यानी हिंदू धर्म में तो कोई सा धर्म करने का प्रत्यक्ष संपत्ति से उनको वंचित नहीं किया जाता था, परंतु ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि ईसाई धर्म ग्रहण करने पर प्रत्यक्ष से वंचित नहीं किया, नहीं तो उनको वंचित किया जाता था। इस तरह हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म बनने लगे। दूसरा पॉइंट है ईसाई मशीनों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार। तो ईसाई मशीनरियों द्वारा आर्थिक प्रलोभन व अन्य उपायों से मतांतरण का नियोजित अभियान किया गया, जिन्हें राजकीय सहायता भी मिलती थी। तीसरा पॉइंट है अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार की स्वीकृति। तो अंग्रेजों ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या की, उनकी जो सरकार उसने ईसाई धर्म के प्रचार की भी स्वीकृति प्रदान की। प्रधान मैगनीज हाउस ऑफ लॉन्स में वक्तव्य दिया कि गॉड ने हिंदुस्तान के लिए विशाल साम्राज्य को इंग्लैंड को इसलिए सौंपा ताकि ईसाई धर्म का झंडा हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक सफलतापूर्वक लहराता रहे। इस तरह की घोषणाओं से क्या हुआ, ईसाई धर्म के प्रचार को स्वीकृति प्रदान हुई, बल प्रदान हुआ। ये हुए अपने धार्मिक कारण। अब हम आते हैं सैनिक कारण पर। अब सैनिक कारण में आप लोग जानते ही हो कि सबसे पहले हुई छावनी से चालू हुई थी, मंगल पांडे ने छावनी से चालू करा था। तो सबसे पहले पॉइंट अपने आता अवध का वेले। अब अवध का वेले में आपको पता है कि अवध का जो ना शाह आलम था, शुजाउद्दौला था,
तो उसका ऊपर आरोप लगा दिया था कि इसने नवाब वाजिद अली शाह तो उसके ऊपर वाजिद अली शाह के विरुद्ध आरोप लगा दिया था कि शासन ढंग से नहीं कर पा रहा। अवध को 1856 में किस में मिला लिया था, ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। तो इससे वहाँ की जनता नाराज़ थी। अवध का जो इन्होंने विलय करा गलत आरोप लगाकर, तो उससे क्या थी, वहाँ की जनता नाराज़ थी। इसलिए ये अवध का कारण रहा, विलय का कारण रहा। दूसरे, भारतीय सैनिकों की अधिकता, यानी उनकी सेना में, ब्रिटिश सेना में क्या होता था, भारतीय सैनिक ज़्यादा थे और उन्हें वो उनकी परमिशन लिए बिना ही उन्हें दूसरी जगह भी भेज देते थे। अफगान युद्ध 1839 और क्रीमिया युद्ध में अंग्रेज़ों की हार हुई, यह भी सैनिक कारण बना। इससे भारतीय सैनिक परेशान हो गए। भारतीय सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया और भारतीय सेना भर्ती अधिनियम पास किया लॉर्ड कैनिंग ने। अब मैंने आपको पहले बताया समय लॉर्ड कैनिंग था। 1856 में एक नियम बनाया उसने। क्या बनाया उसमें कि भारतीय सैनिकों को बाहर से बाहर समुद्र पार भी सरकार आवश्यकता अनुसार जहाँ चाहे सेना में भेज सकती है, जाना पड़ेगा सबको। ऐसे 1854 में डाकघर अधिनियम भी बनाया, जो उनको सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा मिल रही थी उसको समाप्त कर दिया उन्होंने। तो ये सब बातें क्या हुई, 1857 क्रांति के लिए उत्तरदायी रही। तात्कालीन कारण आपको मैंने पहले भी बताया, अब दोबारा पुनः बताती हूँ कि जो एनफील्ड राइफल्स थी, जिन्हें सैनिकों को मुंह से खोलना पड़ता था उसकी घुंटी को, तो उसमें क्या अफवाह फैली कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता है। तो ये कारण इसमें क्या बना, मेन कारण बन गया। और जो समय था 31 मई 1857 को क्रांति शुरू होनी थी, उसकी जगह 10 मई को ही यह क्रांति शुरू हो गई। ये हुए अपने पूरे कारण।